हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर, प्रेशर इन फ्लूइड्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग कुल मिलाकर 3-4 टॉपिक पढ़ेंगे जो ग्रेविटेशन चैप्टर की एंडिंग होगी। वो 3-4 टॉपिक में क्या क्या होंगे? सबसे पहला थ्रस्ट एंड प्रेशर, दूसरा चीज प्रेशर इन फ्लूइड्स, तीसरा चीज होगी बुओयंट फोर्स, अप थ्रस्ट या बुओयंसी, एंड एट द लास्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम लोग इनसे रिलेटेड थ्योरेटिकल्स एज वेल एज न्यूमेरिकल्स में कैसे सवाल 9th के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनकी वैरायटीज भी प्रैक्टिस करेंगे। इज दैट राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वर्ड है थ्रस्ट, उसका मतलब क्या होता है? तो थ्रस्ट क्या होता है बच्चे कि किसी भी बॉडी पर कोई दूसरा बॉडी अगर किसी एक एरिया पर कांटेक्ट मेंटेन करता हो और उस कांटेक्ट सरफेस एरिया पर जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा हो, उन सारे फोर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? थ्रस्ट बुलाते हैं। आपके दिमाग में आएगा? चलो एग्जाम्पल बता के देखो। तो ये तुम्हारी टेबल है, टेबल पर एक बॉक्स रखा गया, तो आप जानते हो कि बॉक्स ना नीचे मूव कर रहा है ना ऊपर मूव कर रहा है। इसका मतलब न्यूटन्स सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स की एडिशन इस बॉक्स पर क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो ऊपर यानी ये टेबल के ऊपर इस ब्लॉक को देखो, ये टेबल के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है। इसका मतलब ये ब्लॉक ग्रेविटी से नीचे खींचा जा रहा है और टेबल से ऊपर पुश किया जा रहा है, और फिर भी इसकी मोशन नहीं हो रही टेबल के रिस्पेक्ट में, यानी ये रेस्ट में, यानी ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो ये जो फोर्स है जो इस ब्लॉक के नीचे वाले सरफेस पर परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स लग रहा है, अपने उसी को क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। यानी थ्रस्ट सिंगल पॉइंट पर लगने वाला फोर्स नहीं है, किसी और एंगल में लगने वाला फोर्स नहीं है, जबकि जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर लगने वाला है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आप बीच के किनारे गए होंगे और कभी सैंड पर खड़े होने की ट्राई की होगी। आपका फुट सैंड को ऐसे टच करता है और सैंड भी इस तरह से आपको टच करता है। आपकी पूरी बॉडी की वेट ग्रेविटी नीचे लगा रही होती है और यह सैंड आपको पुश कर रहा होता है ऊपर पर। अगर आप सैंड में नहीं धंस रहे हो, सैंड टफ है, जमीन सॉलिड है, तो इसका मतलब क्या है? सैंड ने आपको उतनी ही फोर्स से ऊपर पुश किया परपेंडिकुलरली जितनी फोर्स से आपकी वेट नीचे अट्रैक्ट हो रही थी। दैट मींस सैंड ने क्या लगाया आपके ऊपर? थ्रस्ट लगाया, क्योंकि वो फोर्स किसी एक पॉइंट पे नहीं है, मल्टीपल कांटेक्ट पॉइंट्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड है सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, और साथ ही वो फोर्स सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो थ्रस्ट को हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलरली लग रही है, अपने उसको थ्रस्ट बुलाएंगे। यही थ्रस्ट आपने फील किया होगा जब आप पूल के अंदर कूदते हो। सडनली आप पूल के अंदर जंप करो, आपको लगेगा कि पानी ने आपको जस्ट ऊपर पुश किया है। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ थ्रस्ट। आप काउच पर बैठते हो, स्पंज खुद प्रेस होती है, आपके काउच पर जो फोम होती है या क्विल्ट होता है वो खुद प्रेस होता है और वो आपको पुश बैक करता है। दैट इज ऑल्सो थ्रस्ट। किसी तरीके का भी फोर्स जो दो सरफेस के कांटेक्ट होने से लगे और उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगे, तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? थ्रस्ट बुलाते हैं। अब ऐसा यूनिट क्या होगी? सिंस थ्रस्ट इज अ फोर्स, तो इसकी ऐसा यूनिट होगी न्यूटन। लेट मूव फॉरवर्ड। प्रेशर क्या होता है? तो बेटा मानो कि 2 मीटर स्क्वायर की बेस वाली एक बॉक्स को मैंने कहीं पर रखा है। जब वो बॉक्स को मैं कहीं रख दूंगा तो ग्रेविटी का काम है उसको जमीन के अंदर खींचना, पर क्या वो जमीन के अंदर जाएगा? नहीं, क्योंकि जमीन उसके बॉटम सरफेस जिसके साथ कांटेक्ट में आई है उसको अपवर्ड पुश करके रेस्ट में रखेगी। कहने का मतलब उस पर थ्रस्ट अप्लाई होने लगा है पूरी बॉटम सरफेस पर। तो तुम बोलोगे कि प्रेशर कहां है? तो सिंस वो फोर्स उस पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो थ्रस्ट पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो एक पॉइंट पर कितना थ्रस्ट लग रहा है, यूनिट एरिया पर कितना थ्रस्ट लग रहा है, एक छोटे पॉइंट पर कितना थ्रस्ट लग रहा है, उसी को निकालने का तरीका है प्रेशर। यानी थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ये एरिया यूनिक है,
ये एरिया अंडर कांटेक्ट है, एरिया इन कांटेक्ट। पूरे बॉडी की एरिया नहीं लेंगे। अगर मेरे को ये प्रेशर निकालना है तो प्रेशर कहां लगेगी? इस ब्लॉक के नीचे वाले सरफेस पे लगेगी। तो नीचे वाला फेस का जो बॉटम फेस है उसकी मैं एरिया लूंगा कैलकुलेशन के लिए, और थ्रस्ट क्या हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा। और mg कितने एरिया पे लगेगी? साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर के। तो टोटल प्रेशर कितना लगेगा? mg डिवाइडेड बाई साइड इंटू साइड, जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ऐसे करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? ये परपेंडिकुलर बताता है कि फोर्स ही है, फोर्स पर यूनिट एरिया ही है, लेकिन ये फोर्स नहीं है, एक्चुअली में थ्रस्ट है, क्योंकि थ्रस्ट ही सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। अब इसकी यूनिट क्या होगी? तो सिंस फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में एंड डिवाइडेड बाय एरिया है एंड दैट इज मीटर स्क्वायर, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। और एक साइंटिस्ट के नाम पर 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को ही 1 पास्कल बुलाया जाता है। नेक्स्ट, चलिए इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। आप सबके पास थोड़ा समय, पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए समझ में आया? तो हो क्या रहा है कि एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है जिसको किसी प्लेन सरफेस पर रख दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि भैया बताओ इसके बॉटम में हर एक पॉइंट पर कितना प्रेशर लग रहा होगा। हाउ टू फाइंड इट? बहुत सिंपल है इसको फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको पता है कि प्रेशर इक्वल टू, सॉरी एक मिनट रुक जाना, कलर चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। प्रेशर इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं, फिर फोर्स परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे और फिर पुट करके अपनी लोग निकाल लेंगे। पर ध्यान क्या रखना है, हमारे आंसर्स एसआई यूनिट में होनी चाहिए। कहने का मतलब, सिंस ये डेफिनेशन एसआई यूनिट के लिए वैलिड है तो हम आंसर पास्कल में ही देना चाहेंगे ऑब्वियसली, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो हम कोशिश करेंगे कि फोर्स न्यूटन मिले और सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर मिले। लेट्स सी क्या होता है। तो अब एरिया की बात करते हैं। एरिया क्या है? यहां पर बेस की एरिया, यानी ये जो क्यूब है, नोटिस करो कौन सा सरफेस कांटेक्ट में होगा इसके। ये सरफेस के कांटेक्ट में ये वाली एरिया होगी, और ये वाली एरिया क्या होगी? 20 इंटू 10। तो ये क्यूबॉइड का 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर होगा। अब हम जानते हैं मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो 20 अपॉन 100 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 100 मीटर। और अगर ऐसा करें तो 200 डिवाइडेड बाय 1 पर n 2 3 4 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया कितनी होगी? डाउन 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 1 अपॉन 50 मीटर स्क्वायर। जरा गौर से देखिएगा, बहुत सिंपल है कन्वर्जन। जब भी आपको इस तरह की यूनिट्स मिले जो ऐसा यूनिट में ना हो, तो क्या करेंगे अपने लोग? तो अपने लोग ईच डायमेंशन को ऐसा यूनिट में लिखना चालू करेंगे। अपने आप कैलकुलेट होकर जो आपका आंसर आएगा वो ऐसा यूनिट में रहेगा। जैसे 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 20 बाय 100 10 बाय 100, 0 0 1 बाई 5, 0 0 1 बाई 10, 1 बाई 50 डायरेक्टली आ जाता है। पर सिंस मैंने कन्वेंशनल वे में किया है तो ये रहा एरिया। अब एरिया आने के बाद सेकंड संघर्ष बचता है कि ओके व्हाट इज इट? इस ब्लॉक पर दो फोर्स लग रहे हैं। ऊपर पर F परपेंडिकुलर यानी थ्रस्ट लग रहा है और नीचे M इंटू जी लग रही है, पर ये ब्लॉक कहीं जा नहीं रहा है। ये M इंटू जी क्या है? वेट है, द फोर्स बाय विच ग्रेविटी वांट्स टू अट्रैक्ट itself टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर है? तो आप बोलोगे ओके, अगर ये मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब F परपेंडिकुलर इज इक्वल टू mg। यस, देन निकालते हैं F परपेंडिकुलर। तो F परपेंडिकुलर क्या होगा? तो मास, अब इसकी मास क्या है? 5 kg, यानी 5 इंटू, और g क्या होगी? तो 9.8 न्यूटन। लेट्स सी, 8 5 40, 4 in hand, 9 5 45 plus 4 49. It is 49 न्यूटन टू बी बेस्ट। अब चलिए, अब बारी आती है किसके निकालने की? प्रेशर को फाइंड आउट करना है। तो फोर्स परपेंडिकुलर इज 49 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 बाय 50।
ये ऊपर न्यूटन है, नीचे मीटर स्क्वायर है। लेट्स सॉल्व 49 मल्टीप्लाइड बाय 50/1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मैं यहां से बॉक्स बना देता हूं ताकि मिक्सअप ना हो। अब अपने लोग यहां पर आए तो प्रेशर इक्वल टू 9 5 45, 4 in hand, 5 4 20 plus 4 24. This will be the answer 2450 पास्कल। जरा ध्यान से देखने की ट्राई कीजिएगा। 9 5 45, 4 in hand, 5 4 20 plus 4 24, 2450 पास्कल है यहाँ पर। या फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिएगा तो 2.45 और कितने डेसिमल प्लेस पीछे गया, 1 2 3 10 का पावर 3 पास्कल। जब भी डेसिमल को लेफ्ट मूव करवाते बच्चे तो बाहर में 10 पर जितने स्टेप्स आपने मूव किए हैं उतनी पावर में 10 के ऊपर आ जाएगा। और वहीं जब राइट मूव करवाते तब भी बाहर 10 आएगा और पावर भी आएगा, पर पावर में नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करके निगेटिव में नंबर आएगा। क्लियर है? तो ये दोनों आंसर सही है, यानी आप देखोगे 2.45 किलो पास्कल लिखा हुआ भी मिल सकता है। दैट्स नॉट अ रॉन्ग वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। तो ये रहा सिंपल सी न्यूमेरिकल। यानी कोई अगर आपसे कोई पूछे भी कि भैया ये थ्रस्ट कहां लगेगा, तो अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्टैग्ड है, एक चीज को किसी सरफेस पर मैंने रखा है तो उस पूरे की वजन उस सरफेस पर लग रही है और सरफेस उसको पुश कर रहा है, तो ये सरफेस पर जो भी फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगे हैं अपने उसको थ्रस्ट बुलाएंगे। और प्रेशर क्या है, तो सिंस थ्रस्ट तो पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो किसी एक यूनिट एरिया पर कितना हमने थ्रस्ट अप्लाई किया है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेशर। क्लियर है? अब अपने लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आती है बहुत सिंपल सी बात है, स्मॉलर द एरिया मोर द प्रेशर फॉर अ गिवन फोर्स। अगर मैं किसी जगह पर जहां मैं अप्लाई कर रहा हूं फोर्स, अगर फोर्स को मैंने कांस्टेंट रखा और एरिया घटाता जाऊं तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। और प्रेशर बढ़ेगा मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा, एंड दैट मींस द ऑब्जेक्ट विल ब्रेक, बेंड, चेंज इट्स शेप। अब तुम बोलोगे शो करके दिखाओ। तो मानो कि प्रेशर आपको निकालना है एफ परपेंडिकुलर और बाय एरिया। ठीक है, अब एज्यूम करो एफ परपेंडिकुलर इक्वल टू 60 न्यूटन फिक्स्ड हो गया, बट एरिया 1 जिस सरफेस पर अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट सरफेस पर मैंने जो अप्लाई किया वो था 1 मीटर स्क्वायर, फिर सेकेंड एरिया 2 मीटर स्क्वायर, थर्ड एरिया 3 मीटर स्क्वायर, फोर्थ एरिया 4 मीटर स्क्वायर। चलो चेक करते हैं। तो प्रेशर ऑन फर्स्ट सरफेस विल बी 60/1 पास्कल, इसको बोलेंगे 60 पास्कल। नोटिस करो कोई दिक्कत नहीं, बट जहां हमने एरिया बढ़ाया देखना क्या होगा, P2 इक्वल टू 60/2 पास्कल। अरे ये तो आधा हो गया। P3 क्या होगा, 20 पास्कल, और P4 क्या होगा, 60/4 पास्कल इक्वल टू 15 पास्कल। यानी सरफेस एरिया जितनी मैं एक्सपैंड करता जाऊं, ध्यान देना, तो वो फोर्स को फैलने के लिए ज्यादा जगह मिलेगा, तो वो ज्यादा पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट होकर ओवरऑल फोर्स पर यूनिट एरिया घट जाएगी। या फिर मैथमेटिकली अगर सोचो तो देखो यार, ये रेशियो है, इसमें न्यूमरेटर को अगर मैं फिक्स रखूं और डिनोमिनेटर को अगर मैं बढ़ाता जाऊं तो ओवरऑल प्रेशर की वैल्यू घटेगी। वहीं डिनोमिनेटर को घटाता जाऊं, एक से जहां छोटा लेके जाऊंगा डिनोमिनेटर, तब प्रेशर की वैल्यू बढ़नी चालू होगी। यानी लेसर द एरिया मोर द प्रेशर फॉर अ गिवन फोर्स एंड साइमल्टेनियसली। अब इसका कुछ एप्लीकेशन है, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल, पेन के 2 एंड होते हैं, एक होता है व्हाट, एक होता है मोटी वाली एंड। मोटी वाली एंड बोले तो ये वाली एंड, जरा ध्यान से देखने की ट्राई करिए, ये वाली एंड जिसमें शार्प एंड पॉइंट नहीं होती है,
और दूसरी एंड होती है ये वाली एंड जिसमें शार्प एंड पॉइंट होती है। अब सेम स्ट्रेंथ से आप एक सरफेस को हिट करो तो पक्का पता है आपको कि सरफेस को तोड़ के अंदर नहीं जाएगा, बट वंस द यू ग्रिप टू दिस स्विच जहां शार्पर एंड है वहां इजिली आओ ये पेनिट्रेट कर सकता है। तो लोग पूछे तो क्या है इसका रीजन, तो बेटा देखो तुमने फोर्स तो सेम हैंड से अप्लाई किया तो फोर्स तो इक्वल लग रहा है, लेकिन एरिया छोटा करने का प्रेशर ज्यादा लग रहा है, इसलिए ये चुभ सकती है, ये सरफेस के अंदर जा सकती है, ये ज्यादा हर्ट क्रिएट कर सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कंसेप्चुअली आते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ एक क्वेश्चन हुआ, व्हेन यू स्टैंड ऑन लूज सैंड योर फीट गो डीप इनटू इट बट व्हेन यू लाई डाउन ऑन द सैंड योर बॉडी डज नॉट सिंक मच। तो इसकी लॉजिक यही है जो ऊपर पॉइंट पर है। आंसर, when we stand on loose sand, gravity pulls us on a very small surface area. Gravity pulls us towards its center. ध्यान से सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए। इट्स सेंटर बाय वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी। एकदम लॉजिकल आंसर। यानी जब हम जमीन पर खड़े होते हैं और ग्रेविटेशन हम पर एक्ट करती है तो जितनी बॉडी की वेट होती है उतना ही फोर्स लगता है, बट on foot all that force is applied, since area is small, since area of foot is small, pressure increases, प्रेशर क्या होता है बेटा, बढ़ता है, एंड फुट गोज डीप इनटू सैंड, सिंपल। ऑन द कॉन्ट्ररी यानी इसके पलट में, इसके उल्टे में, when we lie down, area of contact is increased. Contact is increased, decreasing the pressure. जवाब एकदम सिंपल है। अरे भैया जब हम अपने पैरों पे खड़े होते तो हमारा पैर रहता है इत्तू सा, पैर के फ्लैट बॉटम, आपके पैर के बॉटम की जो साइज होती है उतनी ही स्पेस रहती है और हमारा पूरा बॉडी का वेट उस जगह पर लग रहा होता है। तो छोटी एरिया, ज्यादा फोर्स, ज्यादा प्रेशर, इसलिए सैंड सिंस लूज है तो उसको कट करके हमारा पैर उसमें डीप जाने लगता है। उसका कॉन्ट्ररी हम वहीं लेट जाए, होगा क्या, हमारा कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया, अब हमारी पूरी बॉडी हो गई है, फोर्स उतना ही है क्योंकि बॉडी में मैटर उतना ही है तो वेट तो उतना ही जोर से अर्थ खींचेगा, बट उसको डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए लार्जर सरफेस एरिया मिला है तो फोर्स पर यूनिट एरिया या प्रेशर वो घट जाएगा। हैंस घट गया तो अब वो जो वेट सैंड है, लूज सैंड है, वो ज्यादा अच्छे से सपोर्ट कर पाएगी, हैंस हमारा बॉडी ज्यादा डीप नहीं जाएगा। ये सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन है ये कि जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, पैकर्स मूवर्स में यूज होने वाले, जो सामान ले जाने में दूर दूर तक यूज होते हैं, वो इतने वाइडर टायर्स क्यों रखते हैं? यार देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि नॉर्मली रोड पर जो ट्रक्स जाते हैं वो टन्स एंड टन्स का लोड लेके जाते हैं, और दूसरा अगर उनकी टायर बहुत पतली रही बेटा तो उनका टायर के ऊपर लगने वाला प्रेशर हाई रहेगा और हायर स्पीड्स में रोड को वो डैमेज करते हुए जाएंगे। तो रोड डैमेज ना हो और सेफली बिना टायर के भी डैमेज हुए सेफली वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, इसलिए हम उसके टायर की विड्थ ज्यादा।
तो लिखिए ट्रक विद और विदाउट लोड is very heavy. It carries tons and tons of mass. It carries tons of mass. It has wider tires. Wider tires. इसके पास ज्यादा वाइड टायर्स हैं. It has wider tires to avoid damage on tires due to excess pressure and to reduce tear and wear and tear to the roads, reduce the damage to the roads while traveling. सिंपल सी भाषा है. ट्रक का चक्का बहुत वाइड होने के पीछे एक ही लॉजिकल रीजन है कि अगर ट्रक का चक्का वाइड ना हो तो एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आएगी. क्या? कि उसकी पतली टायर्स पर पूरे गाड़ी का प्रेशर रहेगा और टायर के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होगा. एंड प्रेशर बिल्डअप होने के कारण ग्राउंड पर भी तो बहुत कम एरिया में बहुत फोर्स रहेंगे. तो क्या होगा? रोड टूटना चालू करेंगे, क्रैक होना चालू करेंगे. तो टायर को फटने से बचाने के लिए और रोड को टूटने से बचाने के लिए, सेफ्टी को एनहांस करने के लिए भैया हम क्या करते हैं कि हम उसमें ऐसे टायर लगाते हैं जिसकी सरफेस एरिया बहुत बड़ी. क्लियर है? तो लिखना है तो लिखिए, नहीं तो ये नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाएंगे. ठीक है? तो लेट्स गो अहेड. अब सवाल देखिए, वाई कैमल्स रन इन डेजर्ट इजिली. कैमल डेजर्ट में अच्छे से दौड़ क्यों पाते हैं? अब आपके दिमाग में आएगा कि ओके, कैमल दौड़ क्यों पाते हैं डेजर्ट में? क्योंकि उनकी फुट की डिजाइन देखो. ये चीज हमने क्लास 8th में एडेप्टेशन में पढ़ा था कि उनकी फुट में जो फिंगर होती है वो सरफेस एरिया बट ज्यादा होती है. सोच के बताओ, उसकी फुट की सरफेस एरिया ज्यादा होती है तो वो कब प्रेशर अप्लाई करते हुए सैंड को पुश कर सकता है. हेंस उसको ज्यादा फोर्स मिलता है कि वो जमीन को पुश करके आगे बढ़ सके इवन इन डेजर्ट्स. तो ये रीजन. Camels can easily run in desert due to wide padded feet structure. Wide padded feet structure. Wide padded फीट स्ट्रक्चर. मतलब जो फीट की डिजाइन होती है वो बहुत वाइड होती है, यानी उसकी सरफेस एरिया बहुत आई होती है और वो पैडेड होती है, यानी नीचे से फोम की तरह होता है जो रन करने वक्त प्रेशर को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है, फोर्स को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है. तो पैडेड फीट स्ट्रक्चर पहले की रीजन होता है. which distributes क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है? वेट ओवर a large surface area.
सरफेस एरिया। क्लियर है? दिस कीप्स camel from sinking into the sand, from sinking into the sand, sinking into the sand, and provide stability while running. Longer legs also helps in longer strides, यानी जिसके पैर लंबे होंगे, जो बहुत लंबे हाइट का आपके ग्रुप में आते हैं, उसके पैर की स्ट्राइड लेंथ लंबी होती है। तो कैमल की बॉडी के प्रोपोर्शन में उनके लेग्स काफी टॉल हैं और उनका जो फुट होता है वो घोड़े की तरह खूब छोटे एरिया पर नहीं रहता, क्योंकि घोड़ा सॉलिड ग्राउंड पे दौड़ता है तो छोटे एरिया पर उसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना है। बट सिंस इनको सैंड में जाना है तो ये सारी फीचर एडेप्टेशन से आई है ताकि प्रेशर को बड़े सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और सैंड में पैर ना ढके। दूसरा, लंबी लेग्स हों जिसके कारण इजिली 2-3 बार ही फुट स्टेप चलाने पर लंबी डिस्टेंस कवर की जा सके। सो दैट्स व्हाई कैमल इजिली डेजर्ट में दौड़ सकता है। अगला सवाल का आंसर ऊपर वाले रीजन में ही होगा, बट केयरफुली होकर लिखने की ट्राई कीजिएगा। तो कोई पूछे क्या होता है, बहुत सिंपल है। आंसर, pressure is defined as force divided by area या thrust divided by area as perpendicular force divided by area सिंपल। ये क्यों हमने किया तो लिखता हूं, इन थिन एजेस जहां इन थिन एजेस एरिया बिकम्स, क्या बनता है एरिया? वेरी स्मॉल। क्या बनता है एरिया बेटा? बहुत छोटा। यानी जो पतले एजेस होंगे उसमें एरिया बहुत छोटा बनेगा। इससे क्या फायदा होगा? प्रेशर बिकम्स वेरी लार्ज फॉर द applied force, same applied force, यानी एक ही अप्लाइड फोर्स के लिए बहुत इजी हो जाता है, मेकिंग इट easier to cut, easier to cut or pierce. Clear? It also improves control, ये कंट्रोल देने में हेल्प करता है, एंड reduces fatigue मतलब थकान। यानी अगर कोई इंसान बोले कि अच्छा
नाइफ क्यों इतना थिन है? अरे बेटा अपना स्केल उठा लो और उतनी ही स्पीड से एक क्यूकम्बर को कट करने की कोशिश करो उसी स्केल से, नहीं कटेगा। गाजर तुम बेंड भी नहीं होगा, स्केल टूट सकता है। दो रीजन है। पहला तो स्केल की जो एजेस हैं वो इतनी मोटी है, इतनी ज्यादा सरफेस एरिया है कि तुम्हारा अप्लाइड जो फोर्स है उसको ज्यादा एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट करने के कारण प्रेशर कम है, तो इजिली स्लाइस नहीं कर पाएगा। अगर मेरे को एक पॉइंट पर बहुत प्रेशर बढ़ाना है तो क्या करना होगा? अगर फोर्स हाथ से ही अप्लाई करना है तो मेरे को एरिया को छोटा करना पड़ेगा। जितनी एरिया छोटा करूंगा, जितना जो टूल है उसकी एजेस शार्प होंगी, उतना इजीली वो स्लाइस करके बाहर निकल सकता है। सो दैट्स अ रीजन कि कटिंग टूल्स के पास शार्प एजेस क्यों। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्रेशर इन फ्लूइड्स। अब देखो, फ्लूइड्स वर्ड सुनते ही एज अ कॉमन सेंस हमारे दिमाग में आता है कोई लिक्विड होगा, पर फ्लूइड की मतलब समझने की कोशिश करते हैं, तब प्रेशर के बारे में समझ में आ जाएगा। तो फ्लूइड क्या होता है? कोई भी चीज जो इजीली फ्लो कर सकती है, यानी ऐसा कोई भी स्टेट ऑफ मैटर, ऐसा कोई भी चीज की स्थिति जिसमें वो चीज इजीली एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकता है। तो बोलोगे चीनी सर, चीनी भी फ्लो कर जाता है। अरे बेटा चीनी क्रिस्टल्स है, छोटे छोटे टुकड़े हैं ब्लॉक्स के जो मूव किए जा सकते हैं बहुत कम फोर्स में, बट दैट्स नॉट फ्लूइड। क्यों? थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे जब हम फ्लूइड की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो फ्लूइड्स क्या है? फ्लूइड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो इजीली फ्लो कर सकते हैं, यानी आप उनको कंटेनर में डालो तो कभी उनकी शेप डिफाइन नहीं होती, जैसी कंटेनर का शेप वैसा उनका शेप, वो सारी चीजें फ्लूइड होंगी। यानी ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। दूसरी प्रॉपर्टी, फ्लूइड को जब आप कंटेनर में रखोगे, सिंस ये लिक्विड और गैस है, तो पार्टिकल रैंडमली वॉल को हिट कर सकते हैं, और वॉल को जब हिट करेंगे तो हर एक पॉइंट पर क्या लगेगा बेटा? फोर्स लगेगा। इसलिए जिस कंटेनर में ये स्टोर्ड रहता है उस कंटेनर के वॉल्स पर भी फोर्स लगता है जहां पर ये सब्सटेंस का कांटेक्ट हो, और साथ ही सिंस इसका कोई वेट होगा तो ये कंटेनर के बेस पर भी ग्रेविटी के कारण लग रहे वेट का लोड आता है और वो प्रेशर के फॉर्म में दिखता है। तो क्या आएगा? फ्लूइड जिस कंटेनर के अंदर रहता है उसके बेस और वॉल ऑफ कंटेनर पर क्या करता है? वो फोर्सेस लगाता है। सिंपल। दूसरा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन एट अ गिवन डेप्थ। ये ऐसी बातें कर रहा है कि मानो तुम्हारे पास एक बाल्टी है, इस पर तुमने इस लेवल तक वाटर भर दिया है, और मैं अब अंदर गया हूं यहां पर चेक करने के लिए मेरे ऊपर कितना प्रेशर। तो अगर मैं नोटिस करूं तो इस वाले ब्लॉक का पूरा mg वेट वाला फोर्स नीचे वाले ब्लॉक के ये लाइन पे लग रहा है, ये लाइन पुश कर रही है। तो मैं छोटे टुकड़े को लूंगा तो छोटा टुकड़ा में उसी रेशियो में वेट भी रहेगा और उसी रेशियो में एरिया भी कम होगा। टोटल वेट अपॉन एरिया निकालूंगा, इस सिंगल लेवल पर हर जगह प्रेशर की अमाउंट सेम आनी चाहिए, क्योंकि हर जगह जो इंसान खड़ा मिलेगा उसके सर पर सेम कॉलम, सर की एरिया सेम है तो कॉलम का वेट भी सेम होगा, क्योंकि कॉलम की वेट कैसे आती है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सेम वजन का मास अपने ऊपर लेके फ्लूइड का खड़ा है और वही उस पर ग्रेविटी लगा रही है, वही वो पुश कर रहा है। तो अगर वो मूव नहीं कर रहा और लिक्विड वहां शांति से बैठी है तो सेम डेप्थ पर सब लोग इक्वल प्रेशर फील करेंगे। जैसे हम लोग सबके सब इन्वायरमेंट में बाहर पर रहते हैं तो हमारे बॉडी पर 1 atm का प्रेशर लगता है। आप बोलोगे हाँ, पता तो कभी नहीं चला। चलेगा, जब आप कभी भी फ्लाइट में गए होंगे तो टेक ऑफ होने के 10 से 25 सेकेंड तक आपके कान में एक पॉप नॉइज आता है। क्यों आता है? क्योंकि केबिन जो होती है हमारी वो डीप्रेशराइज होती है। तो बोलोगे कैसे, उसका मतलब क्या है? अरे बेटा, हम जमीन पर हमारे हार्ट बीट करती है, अंदर के ऑर्गन्स बाहर के उस 1 atm प्रेशर को अपोज करके सारे ऑर्गन्स को सेफ रखने के लिए डिजाइंड है। जब हम फ्लाइट में हाइट पर जाते हैं तो अंदर के सिस्टम से लग रहा प्रेशर ज्यादा होता है। सिंस वी आर गोइंग ऑन हाइट तो हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर पतली होती आ रही है, तो उसके द्वारा लगने वाला जो फोर्स है ग्रेविटेशन वो भी घटता जाता है।
तो अंदर की प्रेशर ज्यादा, बाहर की प्रेशर कम, तो अंदर से ये ड्रम बाहर की तरफ थोड़ा पॉप करता है। इसी के कारण आपके कान में सुनाई कम देती है और क्रैकिंग नॉइज आती है। तो अगर हम लोग एक शांत लिक्विड के डेप्थ में जाएं तो एच डेप्थ पर हर जगह बराबर प्रेशर लगेगा। तीसरा, लिक्विड में जब हम डेप्थ पर और अंदर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। हाँ भाई, क्योंकि तुम्हारी हेड इतने एरिया के ऊपर जो लिक्विड के अमाउंट है, द कॉलम ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सरफेस टू द डेप्थ, उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बढ़ते जा रहा है, यानी मास ऑफ द लिक्विड प्रेशराइजिंग ऑन योर सरफेस इज इंक्रीजिंग। तो हाँ, जितने ज्यादा डेप्थ में आप चाहोगे, यस, उतना ही ज्यादा प्रेशर आप में पड़ेगा। और लास्ट में, लिक्विड विथ मोर डेंसिटी एक्सर्ट्स मोर प्रेशर। अरे बेटा, डेंसिटी क्या होता है? तो मास पर यूनिट वैल्यू यानी हैवीनेस होती है, यानी 1 ml में कितना वजन होगा किसी लिक्विड का। अबे यार, सर के ऊपर मैं 2 लिक्विड में सेम 1 मीटर के डेप्थ में चला जाऊं, तो सर पर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो सेम है क्योंकि 1 मीटर के डेप्थ में है, क्योंकि मेरी सर की एरिया सेम है और हाइट 1 मीटर सेम है। बट जो लिक्विड 1 ml में ज्यादा मास रखती होगी, वो इस पूरे वॉल्यूम में ज्यादा वेट रखेगी और ज्यादा mg का प्रेशर मेरे सर पर लगेगा, mg का फोर्स लगेगा, और इसके कारण प्रेशर मेरे पर बढ़ेगी। यानी हाँ, जिसकी डेंसिटी हाई होगी, सेम वॉल्यूम में वो ज्यादा हैवियर होगा और वो अपने बॉटम पर या किसी भी सरफेस, किसी भी डेप्थ में ज्यादा प्रेशर लगाएगा। तो ये 5 पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए। आप पूछोगे मेरे से कि हाउ कैन आई फाइंड कि डेप्थ में जाने पर कितना प्रेशर होने वाला है, वो हम जानेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक से जस्ट पहले। क्यों? क्योंकि मैं बताऊंगा आपको, बट 9th के अकॉर्डिंग, करंट सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये सारे पॉइंट्स जानने चाहिए ताकि हॉट्स के आंसर आप दे सको। और ये सारे पॉइंट्स आप जो बुक में अभी तक प्रेशर पढ़े हो, उसी के बेसिस पर कहा जा सकता है, समझा जा सकता है, विजुअलाइज किया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब आगे आते हैं, जो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बुओयंसी और या अप थ्रस्ट। थ्रस्ट, अप थ्रस्ट, बुओयंसी। चलो समझते हैं क्या है ये। बेटा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप पानी के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर डालते हो तो क्या होता है? पहली चीज यार, वो पानी में जाएगा या किसी लिक्विड में जाएगा तो लिक्विड की थोड़ी सी स्पेस तो हटाएगा, ऑब्वियसली। और जब स्पेस हटाएगा तो लिक्विड अपने जगह पर लौटना चाहेगी स्लाइड होकर साइड से, और न्यूटन थर्ड लॉ उसको पुश बैक करने की ट्राई करेगी। लॉजिकली तो क्या पुश बैक कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये अलग फैक्टर है। कैसे? मानो जो ऑब्जेक्ट मेरा पानी में डूबा वो 1 ml की वॉल्यूम रखता था और उसका मास है 1 ग्राम। अगर जो लिक्विड निकली है वो 1 ग्राम से ज्यादा वजन की होगी तो उस पर ग्रेविटी ज्यादा जोर से लगेगी, वो नीचे आ पाएगा और इसको फ्लोट करवा पाएगा। अगर जो लिक्विड बाहर निकली वो उस वजन से कम की हुई तो ये बूम नीचे जाएगा। क्यों? अरे ऊपर का फोर्स लगा लेकिन वो एनफ नहीं था इसको सरफेस पे रोक के रखने के लिए। दोनों केस में एक चीज होगा, जितनी लिक्विड इसने हटाई है वो अपने जगह पर लौटने के लिए ट्राई करेगी और इसको ऊपर पुश करेगी, क्योंकि लिक्विड पहले किसमें था? रेस्ट में था। क्लियर है? और न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो भैया, ये बुओयंसी और अपथ्रस्ट कहां है? तो जब भी किसी फ्लूइड में किसी सॉलिड को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो पार्शियली या फुल्ली इमर्स्ड फ्लूइड में रहता है, तो फ्लूइड उस पर एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करती है। कैसे? तो उसकी सरफेस को पार्टिकल हिट करके, और उसके कारण क्या होता है? तो ये अपवर्ड फोर्स लगता है। अभी अपवर्ड फोर्स अगर उसके वेट को बैलेंस कर पाए तो चीजें सस्पेंडेड रहेंगी। अगर अपवर्ड फोर्स वेट से ज्यादा हो तो ये फ्लोट भी करेगा, अगर अपवर्ड फोर्स कम हो जाए तो ये सिंक भी करेगा, लेकिन अपवर्ड फोर्स लगेगा जरूर। और इसी अपवर्ड फोर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? अपथ्रस्ट बुलाते हैं या फिर बुओयंसी बुलाते हैं। बुओयंसी मतलब तैरने वाली क्षमता। अब ऐसा यूनिट क्या होगी बेटा? तो इसकी यूनिट ही होगी न्यूटन। क्यों? क्योंकि ये सिंपल सा फोर्स है, ये कोई नई चीजें नहीं है। अब
इससे रिलेटेड एक सवाल आता है बहुत क्यूट सा। अब यहाँ जो विजुलाइज करवाने की कोशिश की वो बहुत सिंपल है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को तुम वाटर में डालोगे तो वेट से वो नीचे खींचा जाएगा, वो थोड़े पानी को अपने आजू बाजू करेगा, लिक्विड को, और वो नीचे आना चाहेगा। लिक्विड अपने जगह पर लौटने के लिए उसको पुशबैक करेगी, ऊपर लाएगी। अब U और W अगर बराबर हो गया तो ये सस्पेंडेड रहेगा, ये मूव नहीं करेगा, वहीं रुक जाएगा। अगर U ज्यादा है W कम है तो ये सरफेस पर फ्लोट करेगा, अगर W ज्यादा है U कम है तो डूब जाएगा। अब U की वैल्यू मैं निकालना बताऊंगा इस टॉपिक के लास्ट में, ये 9th के सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, बट यू शुड नो, आपको जितना नॉलेज है उतने में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सवाल क्या है, इसी अपथ्रस्ट के डेफिनेशन पर। तो अपथ्रस्ट के डेफिनेशन पे आता है, अ बकेट ऑफ वाटर फील्स लाइटर व्हेन इट इज इनसाइड द वेल देन व्हेन इट इज आउट ऑफ द वेल। अरे भाई, गांव में लोग कुएं से पानी निकाल रहे थे, उन्होंने फील किया जब तक बाल्टी पानी के अंदर डूबी हुई थी उस बाल्टी को खींचना आसान था। क्या हुआ? अरे बेटा, जब हम बाल्टी को हवा से नीचे ड्रॉप कर रहे थे, बाल्टी खाली थी, उसमें पानी नहीं था, पर फिर भी बाल्टी की कुछ ना कुछ वेट थी। जब वो हिट किया वाटर को तो बॉयंट फोर्स लगा, क्या हुआ, वो थोड़ा ज्यादा हल्का हो गया, फिर उसके अंदर पानी भरी। अब पानी भरने के बाद भी जो वो पूरी वॉल्यूम वाटर के अंदर है, तो ये श्योर है कि उसका वेट ज्यादा होगा, बट जितना वाटर उसने डिस्प्लेस किया उतनी बॉयंट फोर्स भी तो लगेगी। यानी जो रस्सी से हमको खींच के निकालना पड़ रहा है, उसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ही एक और फोर्स एक्ट हो रहा है, जो क्या है, बॉयंट फोर्स है, जो क्या है, अपथ्रस्ट है, जो हेल्प कर रही है उसको हल्का बनाने में। लेकिन जहां ही पानी का सरफेस बन के हवा में आया वो बाल्टी, सिर्फ उस पर क्या लग रहा है, डाउनवर्ड्स वेट, दैट इज m/g। यानी धीरे धीरे हमको हैवी लगना स्टार्ट हो जाता है। सडनली लगता पानी के अंदर हल्का था, पानी से बाहर भारी। तो उसी बात को लिखा होगा कि जब बकेट पानी के अंदर रहता है तो ये अपवर्ड अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करता है। ये फोर्स उसकी एपरेंट यानी महसूस होती हुई वेट को रिड्यूस करता है, लेकिन जब ये पानी से बाहर आता है तो कोई बॉयंट फोर्स नहीं रहता, वेट थोड़ी बढ़ी हुई फील होती है, थोड़ी एक्चुअल फील होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई संशय, कोई दुविधा तो बताइएगा। अभी फिर से एक बार देखते हैं अपथ्रस्ट क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पार्शियली, पार्शियली सबका मतलब है पूरा नहीं थोड़ा, आपने देखा होगा एक मग्गे में आधा मग्गा पानी भर के वाटर वाली बॉडी में छोड़िए, वो सिर्फ हाफ मग ही डूबा रहेगा, क्योंकि उतनी ही वेट डूबा रह सकता है। तो उसको बोलते हैं पार्शियली इमर्स्ड। और फुली मतलब पूरा डूब गया। पूरा डुबाओ या फिर पार्शियली डुबाओ, आपको ये मिलेगा। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इसी में आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आ रहा है कि ये स्प्रिंग जो है, elongation of string decreases when a stone is immersed in water as compared to when it is in air। यार सिंपल सी बात है, एक स्प्रिंग बैलेंस दिया गया है, दो एग्जैक्टली सेम स्प्रिंग बैलेंस दिए गए और दो एग्जैक्टली सेम वजन के मास दिए गए। कहा यह गया है कि जब हम इसको हवा में लटकाते हैं, गौर देना, जब हम इसको हवा में लटकाते हैं तो ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होती है वो बढ़ जाती है। अरे भैया क्यों नहीं बढ़ेगी? हवा में सिर्फ नीचे वेट लग रहा है और ऊपर पर ये वेइंग स्केल ऊपर खींच रही है। ये दोनों फोर्स जब बराबर होंगे तो ये रुकेगा। सिंस इसको घटाने के लिए कोई फोर्स नहीं मिला तो ये वेट के बराबर ही फोर्स मिलेगा, इसलिए लंबा होगा। वहीं यहां पर ऊपर पर स्प्रिंग बैलेंस तो इसको खींच ही रहा है, नीचे वेट है ही, बट ऊपर पर बॉयंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट भी लग रहा है, जिसके कारण ऊपर पर लगता हुआ हेल्प पहले से घट जाएगा। चलो लॉजिकली समझते हैं, थियोरेटिकली तो समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। तो लिखते हैं आंसर, व्हेन mass is immersed in water and upward thrust or BUY buoyant force is exerted by
water decreasing its apparent weight, hence low reading on a scale or less extension in spring balance. Whereas when mass is in air, whereas when mass is in air, no upthrust, hence increased reading in spring balance scale or elongation of स्प्रिंग। मैथमेटिकली इसको समझना हो तो पहले केस में समझो, ऊपर पे लग रहा स्प्रिंग बैलेंस का फोर्स नीचे के mg के बराबर है, और जब ये एक्सटेंड होके रुक जाएगा तो ये फोर्स किसके बराबर होगा? mg के फोर्स से बराबर होगा। और यही फोर्स कौन मेजर करता है? स्प्रिंग बैलेंस। दूसरे केस में थोड़ा उल्टा है। क्यों? ऊपर तो फोर्स लग ही रहा है, उसके ऊपर से ऊपर अप थ्रस्ट लग रहा है और नीचे mg लग रहा है, यानी स्प्रिंग जो फोर्स फील कर रहा है प्लस अप थ्रस्ट इट इक्वल्स mg, तो F डैश क्या होगा? mg माइनस u, यानी नया वेट जो होगा W डैश वो mg माइनस u होगा। ये वेट थोड़ा कम होगा तो स्प्रिंग थोड़ी कम स्ट्रेच करेगी एंड हेंस रस्सी छोटी दिखेगी, यहां पर थोड़ी ज्यादा स्ट्रेच करेगी। गौर से देखिएगा, समझिएगा, वो केस 1 और 2 में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करके दिखाया है। ऊपर स्प्रिंग बैलेंस खींच रहा है, नीचे mg खींच रही है। अगर जहां तक ये रुक गया वहां तक हम बोलेंगे यस करेक्ट। तो आप इस तरह से आंसर लिखोगे। बहुत सिंपल है। पॉइंट फोर्स की क्वेश्चन थियोरेटिकल होती हैं मोस्टली। अगर आपको लॉजिक समझ में आया तो ये बहुत इजी होंगे। टेक इट आउट। अब आते हैं हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल मोस्टली जो हम लोगों ने बॉयंट फोर्स के बारे में पढ़ा है उसकी एक्चुअल अमाउंट कितनी होती है उसके बारे में बात करता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट ये है कि जब कोई बॉडी को हम फुल्ली या पार्शियली किसी फ्लूइड में डालते हैं, जब हम किसी बॉडी को फुल्ली या पार्शियली किसी फ्लूइड में डालते हैं, फुल्ली मतलब पूरी की पूरी शरीर फ्लूइड के अंदर, या पार्शियली मतलब पार्ट बाय पार्ट, तो ये एक्सपीरियंस करता है एक अपवर्ड फोर्स, ऊपर की तरफ कोई इस पर फोर्स लगाता है जो बराबर होता है किसके? तो जितनी लिक्विड को उस बॉडी ने हटाया है, द वेट ऑफ दिस फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, इस बॉडी ने जितनी फ्लूइड को आजू बाजू खिसकाया है उसके वेट के बराबर, वह बोलोगे। यानी अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स, बॉयंसी फोर्स क्या होगा? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। यहीं पर मैंने बताया था आपको कि अपथ्रस्ट के फोर्स की आपको पता चलेगी, बट उसके लिए आपको डेंसिटी और मास को समझना जरूरी होगा। अपथ्रस्ट कब ज्यादा होगा? सोचो, जब लिक्विड ज्यादा हैवियर होगी जिसको तुमने साइड निकाला है। गौर से, अगर बहुत भारी टाइप की लिक्विड है, बहुत गाढ़ी लिक्विड है, उसके अंदर ढेर सारा मास है कम वॉल्यूम में ही, तो उसको तुमने बाहर निकाला तो वो वापस भी लौटेगा उतनी ही तेज फोर्स से और वो उसको अपोज भी करेगा उतना ही ज्यादा। या फिर जो कंटेनर आपने डाला है फ्लूइड में उसकी वॉल्यूम इतनी बड़ी हो कि वो ज्यादा लिक्विड को हटा दे। लिक्विड की अमाउंट बढ़ाओ या लिक्विड की डेंसिटी बढ़ाओ, दोनों केस में अपथ्रस्ट बढ़ सकता है। यानी जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड है उसका अमाउंट बढ़ाओ
या फिर क्या बढ़ाइए, डेंसिटी बढ़ाइए उस लिक्विड का जिसमें आप चीजों को फ्लोट करवा रहे हैं। तो डेड सी नाम की एक बहुत प्यारी सी जगह है जहां पर समंदर से थोड़ा सा पानी जब ओवरफ्लड होता है तो एक आइलैंड पे आ जाता है और उस आइलैंड पर एक छोटा सा पूल बन जाता है और काफी बड़ा पूल होता है, लेकिन वो समंदर से कनेक्टेड नहीं है, वो फ्लोइंग वाटर से कनेक्टेड नहीं। अब जैसे जैसे समर सीजन आगे जाती है इवेपोरेशन बढ़ता है और उस सी वाटर में सॉल्ट की अमाउंट बढ़ते जाती है क्योंकि पानी इवेपोरेट के उड़ता जाता है। वो उसकी डेंसिटी इतनी बढ़ जाती है बेटा कि आप उसमें जाके डूबना भी चाहो ना तब भी आप फ्लोट हो गए, आपको स्विम आने की जरूरत नहीं है। यू कैन नॉट सिंक इन टू इट इफ यू फ्लोट इन टू इट। उसको डेड सी बुलाते हैं क्योंकि वो फ्लोइंग वाटर से कनेक्टेड नहीं है इसलिए, तो डेड सी उसको बुलाते हैं। उसमें भी यही लॉजिक लगती है कि डेंसिटी इतनी बढ़ गई है फ्लूइड की कि भैया आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। वो आप जितना पानी आपने हटाया है वो पानी का वजन आपके बॉडी के वेट से ज्यादा है और वो आपको लिफ्ट कर लेगा। तो कितना है भाई वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, बी केयरफुल। ये स्टेटमेंट एज इट इज आपके दिमाग में होनी चाहिए। किसकी वेट? उस लिक्विड की वेट। कौन सी लिक्विड की वेट? जिसको अपने जगह से विस्थापित हटाने के बाद हमारे ऑब्जेक्ट में जगह ली थी फ्लूइड के अंदर। क्लियर है? अब आगे आते हैं। Why swimming in sea water is easier than swimming in fresh water? अभी तो हमने बात किया था सी वाटर में, एक ग्लास सी वाटर ले लो और एक ग्लास नॉर्मल टैप वाटर ले लो, आप नोटिस करोगे कि सी वाटर की वेट ज्यादा है सेम वॉल्यूम होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि सेम वॉल्यूम में थोड़ी सॉलिड भी डिसॉल्व्ड है जो कि सॉल्ट है। इसी कारण से उसकी डेंसिटी हायर होती है और डेंसिटी हायर होने के कारण वो ज्यादा बॉइंट फोर्स अप्लाई कर पाता है। यानी आपको अपथ्रस्ट प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा टैलेंट और बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत वाटर को पुश नहीं करना पड़ता। वाटर भी आपको असिस्ट करता है बाय अप्लाइंग मोर अपथ्रस्ट टू यू। इसलिए स्विम करना आसान है। किसमें? किसमें? सी वाटर में एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर। आंसर सिंपल। सी वाटर has higher density due to dissolved salts in same volume. The seawater provides more upthrust during swimming, making it easier as compared to fresh water. क्लियर है? अब आगे एक और सवाल आता है कि आयरन से बनी नेल पानी में डूब जाती है बट आयरन से बनी शिप फ्लोट करती है। मानो ये नेल होता तो इसके अंदर की एरिया भी आयरन से भरी होती, बाहर की एरिया भी आयरन से भरी होती। यानी जितनी वॉल्यूम, जितनी 3 डायमेंशनल स्पेस, लेंथ, ब्रेथ, हाइट इसने रखा है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पार्टिकल होती है। लेकिन शिप देखो, आउटर बॉडी आयरन का होता है, फ्रेम आयरन का होता है, लेकिन अंदर में खाली हवा से भरे कमरे होते हैं। यानी वो वॉल्यूम बहुत बड़ा ऑक्यूपाई करता है बट उसके अकॉर्डिंग मास कम होता है। हेंस वो ज्यादा पानी डिस्प्लेस करता है और वाटर उसकी वेट को सपोर्ट करने लगती है। सिंपल सी बात कि सॉलिड आयरन नेल की डेंसिटी हायर होती है क्योंकि ज्यादा मास लेसर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। वहीं पर शिप में कम मास में वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है इसलिए वो लाइटर हो जाता है। सिंपल लॉजिक है। तो
तो चलिए आंसर करते हैं। आंसर बहुत सिंपल, आयरन nail sink in water as it has high mass high mass content in a very small volume but ship made up of iron has rooms filled with air that is very high volume with less mass. Yes. Hence, the fluid displaced by ship is enough to is more than, not enough but more than. This is the liquid. The flow distance of the ship is more in weight than the ship. So it flows. अरे भैया कोई चीज फ्लोट करेगी कि नहीं फ्लोट करेगी, ये तो उसके वेट पर डिपेंड करता है ना। समझो मैं 1 किलो का हूं, मैं पानी में जंप करूं और मैं जितनी मेरी वॉल्यूम है उतनी वाटर को हटाऊं और उस वाटर का वजन अगर 1 किलो हो जाए तो मैं पानी में फ्लोट करता मिलूंगा, मतलब मेरी मुंह बाहर रहेगी पर पूरा शरीर डूबा रहेगा। लेकिन मैं अगर ऐसे फ्लूइड में कूदा हूं जहां पर मेरे वजन से ज्यादा वजन का सेम वॉल्यूम में वाटर निकले तो वो वापस आना चाहेगा और मेरे को वो मेरी वेट की फोर्स से ज्यादा पुश करेगा। यहां शिप के साथ वही हुआ है, क्योंकि शिप में एयर के पॉकेट्स होते हैं, ढेर सारा वुड यूज होता है जो लाइटर है आयरन से और वो बहुत बड़ा स्पेस लेता है, तो हेंस उसको जब सी में डाला गया तो वो बहुत बड़े अमाउंट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस किया और उन सारे डिस्प्लेस लिक्विड का वेट शिप के वेट से ज्यादा था। दैट्स व्हाई शिप कैन इजीली फ्लोट, वेयरएज वहीं कॉन्ट्रेरली बहुत छोटे वॉल्यूम में बहुत ज्यादा मास सॉलिड नहीं रखता है, इसलिए वो सिंक कर जाता है। देसी भाषा में इसको डेंसिटी बोलते हैं, पर डेंसिटी आपको पता चले तब। चलिए नेक्स्ट में वही होने वाली है, लेकिन कुछ सवाल के बाद। You find your mass to be 42 kg on weighing scale. Is your mass more or less than 42 kg? यह सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। यह पूछ रहा है कि आप एक वेइंग स्केल पर खड़े हो, क्या आपकी मास ज्यादा है या कम है 42 kg से? यार मैं अगर हवा में किसी वेइंग स्केल के आसपास खड़ा हूं 42 kg, तो मेरी वजन उससे थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? यार देखो नीचे मेरा mg लग रहा है, लेकिन सिंस मैं फ्लूइड के बीच में, हवा के बीच में, तो मेरे को थोड़ा सा तो बॉइंट फोर्स लग रहा होगा और वहीं जमीन से मेरे को वेइंग स्केल पुश करके खड़ी की। तो वेइंग स्केल का W इधर का अप थ्रस्ट यानी W प्लस U, जो ऊपर लगने वाली फोर्स है वो mg के बराबर होना चाहिए। इससे जो वेइंग मशीन कैलकुलेट करेगा वो mg माइनस u होगा, यानी एक्चुअल वेट माइनस अप थ्रस्ट। तो यस मैं थोड़ा ज्यादा हैवी होऊंगा। फिर से धीरे धीरे बोल रहा हूं, सिंस मैं फ्लूइड में खड़ा हूं, हवा में खड़ा हूं, हवा की पार्टिकल्स मेरे बॉडी को हिट कर रही होंगी और मेरे को अप थ्रस्ट देने की कोशिश कर रही होंगी। तो मैं वेइंग स्केल पर खड़ा हूं, उस समय मेरे ऊपर टोटल फोर्स क्या रहेंगे? ऊपर अप थ्रस्ट रहेगा और ऊपर मेरे को पुश करेगा वेइंग स्केल का प्लेट W प्लस U, और वेइंग स्केल का प्लेट जितनी जोर से ऊपर मेरे को पुश करेगा उतना ही वो मेजर करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ। पर नीचे मेरे ऊपर क्या लग रहा है? ग्रेविटी खींच रही है, और जो मेरा एक्चुअल वेट है, तो ये एक्चुअल वेट है। तो जो
W डैश होगी वो क्या होगा, तो W डैश होगा W माइनस यू अप थ्रस्ट। तो हाँ जरूर मेरी वजन थोड़ी सी ज्यादा होगी असल में, क्योंकि जो अभी वेट आप देख रहे हो, जो वजन अभी आप देख रहे हो वो घटा हुआ है। तो एक्चुअल वेट निकालने के लिए आपको उसमें अप थ्रस्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो तुम्हारी मास कितनी होगी यार, 42 से थोड़ी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मैं फ्लूइड में खड़ा हूं और हवा मेरे को ऊपर पुश कर रही होगी, मतलब मैं थोड़ा हल्का दिख रहा हूँ वेइंग स्केल पर। आंसर बहुत सिंपल है, सिंस आई एम in a space filled with air, there must be a tiny bit of upthrust, tiny bit of upthrust, which will decrease my apparent weight and show 42 kg. So that's why. So I am actually slightly, थोड़ा सा ही heavier than 42 kg by 42 kg। सिंपल। ये जेई वाले भी रीजनल सेशन में फंसते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा, एकदम कंसेप्चुअल बात। अब आपसे दो चीज पूछ रहा है कि आपके पास एक बैग ऑफ कॉटन और एक आयरन का बॉल है, दोनों पर वजन लिखा हुआ है 100 केजी, यानी 100 केजी का लोहा का गोला है आपके पास और आपके पास 100 केजी का आयरन का बैग है। दोनों को तौल दिया जा चुका, दोनों पर लेबल मारा हुआ 100 केजी। इन रियलिटी कौन ज्यादा हैवियर है, क्या तुम कह सकते हो? कैन यू टेल विच वन? यार भारी किसको बोलेंगे, तो सोच के बताइएगा, भारी कैसे किसी चीज को हम लोग बुलाते हैं? हैवी। अब तुम सोचो, एक काम करते हैं, एक छोटा सा सवाल मैं ही बोलता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक ग्लास लो, घर में जो दो ग्लास की सेट नहीं होती, उसमें से एक ग्लास लो और उसको उंगली से दबा दबा के उसके अंदर जितनी कॉटन ठूसना है ठूस दो। दूसरे ग्लास में बॉल बेरिंग्स आती हैं, इंटरनेट अमेज़न पर सर्च मारोगे, स्टील की बॉल बेरिंग, छोटी छोटी स्फेरिकल बॉल्स मिलेंगी, उससे भर दो। दोनों की वॉल्यूम सेम है, दोनों ने सेम स्पेस ऑक्यूपाई किया है, बट यू विल फाइंड दैट कि जो स्टील के बॉल से भरी हुई ग्लास है, दैट इज मच मोर हैवी, इट हैज मोर वेट। डू यू नो व्हाई? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा क्लोजली टाइटली पैक्ड हैं, और इस टाइटली पैकिंग के सेंस को ही अपने लोग किससे समझते हैं? डेंसिटी से समझते हैं, कि 1 ml या यूनिट वॉल्यूम में कितना मास ऑफ सब्सटेंस किसी बॉडी के अंदर स्टोर्ड है। तो अगर हम लोग यहां देखें तो कॉटन से भरे हुए ग्लास को अगर हम सोचें तो वो बहुत हल्का होगा, यानी 100 ग्राम मेरे को कॉटन लेना हो और 100 ग्राम स्टील लेना हो, तो स्टील इतनी छोटी स्पेस लेगा और कॉटन इतनी बड़ी स्पेस लेगा। यानी 100 केजी दोनों को अगर हम लें तो सिंपल तरीके से मैं देख सकता हूं कि 100 केजी आयरन इतना से इतना बड़ा ब्लॉक हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन 100 केजी कॉटन, सच बोल रहा हूं, बड़े पहाड़ दिखेंगे। तो कौन लाइटर है, कौन हल्का है, अगर उसको देखकर ही पता करना है और दोनों पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं बोलूंगा यार उठाने में आसान तो कॉटन होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 10 लेबर लाया हूं उतना सारा कॉटन लूंगी तो हर एक लेबर के हिस्से कम आएगा, क्योंकि इट लुक्स बिग। तो लाइटर कौन होगा दोनों में से? तो मास तो दोनों का कम नहीं है, मास तो इक्वल है, बट लेस हैवियर
यानी सेम वॉल्यूम मैं आयरन की दूं उठाने के लिए किसी को और कॉटन की दूं, तो उसमें लाइटर कौन होगा? तो कॉटन होगा। यस, अब आपको समझना होगा। सिंस 100 kg of steel of iron will occupy very less volume ब्रैकेट में स्पेस as compared to 100 kg cotton. We can say that iron is more dense, hence heavier. क्लियर है, सिंपल कॉमन सेंस से कि भैया दोनों का वजन सेम है, लेकिन स्टिल तो 100 केजी का ऑब्जेक्ट ज्यादा हैवी होगा तभी तो कम जगह में ज्यादा वजन लेके गया है। तो यस, आयरन इज मोर डेंस, हेंस मोर हैवियर, बट दीज टू हैव एग्जैक्ट सेम मास, बट बोथ हैव exact same mass. चलिए आगे कंसेप्ट पे आते हैं। अब डेंसिटी के बारे में बातें करनी थी, तो मैं डेंसिटी के बारे में बताना चाहता हूं क्या होता है डेंसिटी। तो मैं 3 चीजें आपको करने बोलूंगा, आप 3 गिलास लोगे। मैं फर्स्ट कंटेनर बना रहा और फिर उसको क्या कर रहा, क्लोन कर दे रहा। तीन कंटेनर ले लो आप, और 3 कंटेनर को लेने के बाद आपको पता है कि तीनों सेम साइज के, यानी वॉल्यूम सेम होगा। एक को बढ़ो स्टील के बॉल से, अब स्टील के बॉल से मैंने भरा, दूसरे को मैं बोलूंगा सैंड से भरने के लिए। ये सैंड से भरा हुआ है, और तीसरा है कॉटन से भरा हुआ। स्टील, सैंड, कॉटन। यार ये तीनों ने सेम स्पेस लिया, बट तीनों में से हाईएस्ट मास इसका होगा, फिर लो मास, लोएस्ट मास। तो भैया
मैं अगर बोलूं सेम अमाउंट सेम स्पेस लेने वाला, मैं स्टील को उठाऊं, सैंड को उठाऊं, कॉटन को उठाऊं, ज्यादा हाईएस्ट ये, यानी ज्यादा पार्टिकल इसके अंदर है, उससे थोड़ा कम पार्टिकल, उससे ज्यादा पार्टिकल है। इस पार्टिकल के पैकेजिंग की एक्सटेंट को ही हम लोग क्या बुलाते हैं? डेंसिटी बुलाते हैं। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, सेम अमाउंट में लेने पर भी वो ज्यादा हैवियर फील होगा। तो हैवियर और लाइटर की लॉजिक हम वेट से नहीं उठाते बेटा। कौन सा सब्सटेंस हैवियर है, अगर ये सवाल का जवाब देना हो तो आपको उनकी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। यानी V वॉल्यूम में x kg है मास, तो 1 वॉल्यूम में कितनी होगी? यानी वॉल्यूम को कांस्टेंट करके 1 वॉल्यूम में देखना पड़ेगा। तो m/v, मास बाय वॉल्यूम, ये आती है डेंसिटी। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या करेंगे? डेंसिटी ही करेंगे। कि कोई चीजें फ्लोट करेंगी या सिंक करेंगी, अगर पता करना है आपको, तो आपको डेंसिटी का पता होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि लिक्विड जो किसी ऑब्जेक्ट के पानी में जाने से बाहर आएगी, पानी छोड़ो फ्लूइड में जाने से बाहर जब आएगी, तो 2 कंडीशन आते हैं। वो डूब जाएगी कब? जब वेट ऑब्जेक्ट का वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड से ज्यादा होगा, यानी नीचे लगने वाली फोर्स ज्यादा है और ऊपर लगने वाली अपथ्रस्ट कम है। तो आप बोलोगे उससे क्या होगा? मैं बोलूंगा अगर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड पता चल गया, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या मिलेगी? मास। और मास से तुम क्या निकाल सकते हो? वेट। ओ, तो सोचना होगा कैसे होगा। चलो देखते हैं डेंसिटी क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट का। मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितना मटेरियल। डेंसिटी को हम लोग ये भी बोलते हैं हैवीनेस और लाइटनेस। डेंसिटी की ऐसा यूनिट होगी मास केजी में और वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब में, केजी पर मीटर क्यूब। अब चीजें फ्लोट कब करेंगे, तो तुम बड़ा ध्यान से देखना। ऑब्जेक्ट, सच में रीजन क्या है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ध्यान से देखना, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा है और वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड अगर कम है, तो पक्का है ना, ऊपर लेस फोर्स, नीचे मोर फोर्स, यानी ये वाला कांड होगा, यानी ऑब्जेक्ट सिंक करेगी ही करेगी। बट ये डेंसिटी से कैसे तुम बोल सकते हो? तो बेटा समझो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो फिक्स है और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट भी फिक्स्ड है। कहानी कहां आती है? यहां कहानी आती है। अगर जो लिक्विड, मानो कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने पानी में डाला और इसने जो वॉल्यूम की लिक्विड को बाहर निकाली है, वो वॉल्यूम ये होगा, उसमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई करोगे और जी करोगे। ये किसके बराबर होनी चाहिए? इसके बराबर या इससे ज्यादा, तब तो ऊपर की फोर्स वेट को बैलेंस कर पाएगी और चीजें फ्लोट करते हुए दिखेंगी। यानी ये वॉल्यूम तो फिक्स हो गया बंधु। तो बोलोगे वॉल्यूम कैसे फिक्स हो गया? अरे वॉल्यूम, कितना पानी बाहर निकलेगा? अरे 1 लीटर का बाटली को तुम पानी के अंदर जबरदस्ती पुश करोगे ढक्कन बंद करके, तो 1 लीटर का ही उसके अंदर स्पेस है, तो 1 लीटर पानी ही बाहर तो आएगा। तो वॉल्यूम तो फिक्स है इन दोनों का, जी भी फिक्स है। जिसकी डेंसिटी हायर वो ज्यादा मास होगा, और ज्यादा मास मतलब ज्यादा वेट। हमको क्या देखना है? तो जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हायर निकल गई लिक्विड से, तो कितना भी डुबा दो, पूरी बॉडी भी क्यों ना डुबा दो, इसके द्वारा ऑफर्ड वेट कभी भी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट को बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसलिए डूब जाएगा। यानी आपके पास लिक्विड है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी की, और आपका मास है 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पक्का वो डूबेगा। 1 से वो छोटा होना चाहिए, यानी वो जितना पानी को डिस्प्लेस करेगा, वो पानी उतनी ही वॉल्यूम में वेट निकाले, तो इसके वेट से ज्यादा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट होना चाहिए, ताकि वो नीचे से ज्यादा अपथ्रस्ट लगे, बॉइंट फोर्स लगे और ये सरफेस पर आए। तो सिंक करने का कंडीशन क्या है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम है। दूसरा है सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मतलब
पूरी बॉडी पानी में डूब गई, हो सकता है सरफेस के नजदीक हो सकता है थोड़ा बीच में हो, कहीं भी जाकर वो जमीन को टच नहीं किया है, वो लिक्विड के बीच में है। लिक्विड के बीच में रहने का मतलब क्या होगा? अरे बेटा फोर्स बैलेंस हो गया, बट जितनी वॉल्यूम मास की थी, सॉलिड की जितनी वॉल्यूम थी, उतनी ही वॉल्यूम लिक्विड की डिस्प्लेस होने के बाद ये हुआ है, यानी दोनों की डेंसिटी बराबर है, इसलिए वो बॉडी पूरी की पूरी डूब जाएगी। क्या करने के लिए? एनफ बॉइंट फोर्स को क्रिएट करने के लिए वो एनफ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी। इस चक्कर में क्या होने वाला है? ये थर्ड केस, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी बराबर है तो सस्पेंड होगी, ये वाली केस होगी। देखिए ध्यान से, ये वाली केस होगी। अब आगे आती है बात, तीसरी बात, कि अगर डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा है, भाई लकी हो आप, अगर डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा है तो पूरा सॉलिड को डूबने की ही जरूरत नहीं है, वो क्वार्टर भी डूबेगा तो इतना जरूर वेट ले आएगा कि बम वो सरफेस पर है, तो ऑब्जेक्ट सरफेस पर फ्लोट करता है। ऐसी कंडीशन होती है। हो सकता है थोड़ा डूबे, बहुत कम डूबे, लेकिन पूरा नहीं डूबेगा या फिर फ्लैट सरफेस पर जाकर नहीं बैठेगा। तो सिंक नहीं करने का कंडीशन ये दो होगा। नहीं 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 बच्चों बच्चों बच्चों, पहला ही कंडीशन सिंक का है। सिंक नहीं करने के कंडीशन ये दो होंगे। अगर दोनों की डेंसिटी बराबर तो वो सरफेस तो डूबेगा, लेकिन वो पतल लुक में जाके नहीं बैठेगा, एकदम डाउन में जाकर, एकदम फ्लोर पर जाके नहीं बैठेगा, वो फ्लूइड के हाइट में स्टेबलाइज हो जाएगा। वहीं पर दूसरा चीज, अगर गलती से लिक्विड की डेंसिटी हाई होगी तो सरफेस पर फ्लोट करेगा, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हाई होगी तो डूब जाएगा। क्लियर है? ध्यान से इस बात को दिमाग में रखिएगा। कब एक सॉलिड लिक्विड में सिंक करेगा? जब सॉलिड की डेंसिटी हायर हो, लिक्विड की कम हो। कब एक सॉलिड डूबेगा तो पर फ्लोर पर जाके नहीं रुकेगा, वो सस्पेंड हो जाएगा लिक्विड के बीच में, जब दोनों की डेंसिटी बराबर हो तो। और कब वो फ्लोट करेगा? जब लिक्विड की डेंसिटी हायर हो और सॉलिड की लोअर। क्लियर है? चलिए तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विल सब्सटेंस फ्लोट और सिंक इन वाटर। देखो बेटा, पूछ रहा है ये एक ब्लॉक ऑफ मास मैंने लिया है जिसकी वॉल्यूम मैंने को इतना पता है, वजन इतना पता नहीं, मास इतना पता है, तो आप बताओ कि क्या ये फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा? अभी डेंसिटी की कंडीशन पड़ी है, तो पहला काम क्या होगा? डेंसिटी निकालना। तो डेंसिटी ऑफ मैटर जो यहां मिला है वो मिलेगा मास अपॉन वॉल्यूम। यहां ग्रामर ही यूज किया तो मैं नहीं, यहां ग्राम ही यूज किया है तो मैं ग्राम ही यूज करूंगा, यानी मास 50 ग्राम अपॉन वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब, 0 0 एंड 5/2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 5/2 मतलब 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नोटिस करो, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ मास इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। द substance will sink. Substance will sink. काहे को? अरे भाई ये पूरा डूब भी जाए ना बच्चे, तो जितनी वजन निकली उसका 2.5 गुना ज्यादा वेट नीचे लग रहा होगा, तो पूरा डूब भी जाएगा तो उतनी थ्रस्ट नहीं लगेगी जितना बैलेंस कर सके इसको, ये सिंक ही करेगा। तो क्या करेंगे? डेंसिटी निकालेंगे, कंपेयर करेंगे और आंसर हमारे हाथ पर आएगा। अब तुम बोलोगे सर मास आपने कन्वर्ट किया वॉल्यूम। बेटा मेरे को कंपेयर करना था इस यूनिट में, तो मैंने इसी यूनिट में गया। इस यूनिट में वॉल्यूम किस में है? सेंटीमीटर क्यूब में, और मास किस में है? ग्राम में है। तो बी केयरफुल, जब कंपैरेटिव स्टडी करनी हो तो यूनिट सेम रखते हैं, जरूरी नहीं है कि सबको एसआई में कन्वर्ट करा। एसआई में कन्वर्ट कब करना पड़ता है? जब सवाल में एक ही वैल्यू दी हुई है और नॉन स्टैंडर्ड दी हुई है। तो हाँ भाई, हम चाहेंगे कि हम एसआई में कैलकुलेट करें, क्योंकि फिजिक्स की लॉ और डेफिनेशन एसआई के लिए डिजाइन की गई थी। चलिए बताने वाला हूं आपको एक्सप्रेशन फॉर बॉयंट फोर्स।
बॉयंट फोर्स कितना लगा उसकी एक्सप्रेशन बताने की मेरे को। तो पहले तो अपने लोग आते हैं इस कंटेनर पर, जरा गौर से देखिएगा बंदूक, ये कंटेनर के अंदर एक ऑब्जेक्ट मैंने लाया। अब देखो जितनी दूर तक ये डूबेगा बेटा उतना ही लिक्विड तो बाहर निकला। लिक्विड पहले फ्लैट लाइन में था, अब ये इतनी स्पेस तक गया है तो इतनी स्पेस की लिक्विड बाहर निकलेगी, है ना। तो कितनी वॉल्यूम पानी के अंदर गई है, इतनी ही वॉल्यूम पानी के अंदर गई है, तो यही वॉल्यूम होता है वी डिस्प्लेस्ड, यानी वी डी इसको बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड वही वॉल्यूम होगी जो ये लिक्विड के अंदर डूबा होगा, क्योंकि जितनी दूर तक डूबा है उतनी दूर तक का जगह इसने लिया है। सिंपल रहना ये बात को। तो आप बोलोगे क्या करने वाले हो, तो मैं बोलूंगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इक्वल टू बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड होता है, यानी मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी। अब मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो सिंस हमको पता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होता है, तो मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। जरा गौर से देखना, तो ये मास लिक्विड की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम चाहिए, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड आएगा, क्योंकि लिक्विड की ही वेट ढूंढ रहे हैं अपने लोग, लेकिन वॉल्यूम किसका आएगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड एंड देन ग्रेविटी। तो याद रखना बॉयंट फोर्स की जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय जितना वॉल्यूम डूबा है। अगर पूरी बॉडी डूब गई तो उस बॉडी की वॉल्यूम ले लोगे कि वो कितना स्पेस लेता, उतनी ही स्पेस की लिक्विड ने अपना जगह खोया है, तो वो आएगा यहां पर, और ये पूरा मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मिल जाएगा इनटू जी इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्ले। तो केयरफुल रहिएगा ये बॉयंट फोर्स का। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को सिखानी थी, बहुत छोटी सी चीज है बट वो सिखानी थी मेरे को, क्या कि अगर कभी कभी आपके जीवन में ये आएगा कि प्रेशर का रिलेशनशिप बता दो, क्या करो, प्रेशर की रिलेशनशिप बताओ कि लिक्विड में डेप्थ तक जाएंगे तो मेरे ऊपर कितना प्रेशर आएगा, क्या है रिलेशनशिप। तो उसकी बड़ी सिंपल तरीके हैं, कैसे, चलो पता करते हैं। मानो तुम्हारे पास ये कंटेनर है और ये ग्राउंड पर तुम रहते हो, यहां तक पानी भरी हुई, यहां से देखिएगा, और इस पानी की हाइट है h, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी इस कंटेनर का बॉटम कितना बड़ा है, उसकी एरिया A है, और ऊपर पर हवा से खुला है बेटा, एटमॉस्फेयर से खुला है, तो ऊपर लगने वाली प्रेशर क्या होगी, P0। अब और ऊपर लगने वाली हवा कहां लगाएगी प्रेशर, ये और ये। फिर भी इस कंटेनर को तुम कुछ देर के लिए छोड़ दोगे तो ये किस में आ जाएगा, रेस्ट में। सरफेस मूव करना बंद कर देंगे। रेस्ट में आने का मतलब ये कंटेनर किस में है, इक्विलिब्रियम में। न्यूटन थर्ड लॉ का सामना सुना है ना, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को तुम किसी टेबल पर रख के इक्विलिब्रियम में रखते हो, टेबल उसको सेम फोर्स से पुश करता है। तो अगर मैं पूरे कंटेनर में जो सामान रखा हुआ उस पर टोटल लगा हुआ फोर्स देखो तो तुम बोलोगे फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर, गुड। नीचे वेट, जो वजन वाली mg है वो पक्का करेक्ट हो, और ऊपर क्या लगेगा, तो बेस के पास जो भी प्रेशर ये लगा पा रहा है, अरे भाई वो प्रेशर को क्या बोलेंगे, प्रेशर एट डेप्थ h, यानी h डेप्थ पर प्रेशर कितना है, सोचना जरा सा। तो h डेप्थ पर प्रेशर है वो, और सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर तो जमीन भी लगाएगा या लिक्विड पर, लिक्विड ने जमीन पर लगाया, जमीन ने लिक्विड पे लगाया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, क्योंकि मूव नहीं कर रहा है। तो आप बोलोगे कि इस लिक्विड पर नीचे से टेबल ने लगाया, ऊपर से एयर ने मारा और ग्रेविटी ने नीचे खींचा, तो बोलोगे यानी F एट डेप्थ h, ये ऊपर का फोर्स और नीचे के दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए, नहीं तो टेबल तोड़ के लिक्विड नीचे या लिक्विड जंप करता, इट डज नॉट मेक सेंस।
शांत होना मतलब दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे को बैलेंस कर पा रहे, यानी इक्वल टू एफ नॉट प्लस डब्ल्यू। अब थोड़ा ध्यान दो, वो प्रेशर क्या होता है, जरा ध्यान से दीजिएगा। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। तो फोर्स परपेंडिकुलर क्या आएगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो जो एटमॉस्फेयर हम पर प्रेशर लगा रही है उसके कारण आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया ऑफ कंटेनर। कंटेनर जितना नीचे से एरिया रखेगा उतना ही तो ऊपर का भी सरफेस का एरिया होगा, प्लस वेट अगर निकालना हो तो होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू जी, क्योंकि मास इनटू ग्रेविटी वेट होती। और इधर क्या होगा? अरे प्रेशर एट हाइट h इनटू ए। अब वॉल्यूम निकालने का बेस्ट तरीका क्या है? ए बेस का एरिया इनटू हाइट। देखो लेंथ इनटू ब्रेथ, बेस का एरिया आ गया, इनटू हाइट एल इनटू बी इनटू एच। तो बेस की एरिया क्या है? ए है और हाइट h है, तो वॉल्यूम क्या होगी? रो इनटू ए इनटू एच इनटू जी इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी एच ए। दोनों साइड ए कॉमन लो, कट गया। यानी प्रेशर डेप्थ पर ऊपर वाले की प्रेशर प्लस रो टाइम्स जी टाइम एच। अब तुम खुद सोच के बताओ, ये ऊपर से एटमॉस्फेयर का लगा हुआ प्रेशर है और तुम जितने हाइट पर जा रहे हो उतनी ये अमाउंट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, यानी प्रेशर हाइट से नीचे जाने पर बढ़ती। तो वाई से वर्सा भी ट्रू है, ऊपर जाने पर घटती भी तो है। कैसे? हम लोग जस्ट इससे थोड़ा आगे सीखेंगे। तो अगर इतना समझ में आ गया तो आप इसको टेक डाउन कर सकते हो, ये सॉल्व करने में हेल्प करेगा आपकी क्वेश्चंस को। अब अपने लोग समझेंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। लिक्विड में जब नीचे से आप ऊपर जाते हो तो आपकी प्रेशर घटती है और ऊपर से नीचे आते हो तो बढ़ती है। कितने अमाउंट से, वही जानना है, गौर से देखना, समझ में आएगा। मानो ये कंटेनर है, हेलो, उसकी टॉप लेवल ये है और ऊपर पर एटमॉस्फेयर लगा रहा है, बॉटम की एरिया है ए, बिल्कुल पहले की तरह, और हाइट है h। आई डोंट केयर, क्यों? यहां दो लेवल अपने को लेना होगा। इस वाले लेवल को मैं बोलूंगा h1 और इस वाले लेवल को मैं बोलूंगा h2। ध्यान से देखना। और इन दोनों के बीच की गैप को क्या बोलूंगा? h2 माइनस h1। इन दोनों की गैप को हम h से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल टू h। तो इस पॉइंट पर प्रेशर मैंने P1 नाम दिया है और इस पॉइंट पर प्रेशर P2 नाम दिया है। तो अभी डेप्थ में जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ता हुआ दिखेगा। तो नोटिस कीजिएगा, P1 क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी h1, और P2 क्या होगा? P0 प्लस रो जी h2। हायर प्रेशर कौन सी होगी? P2 होगी। तो एक काम करो, P2 माइनस P1 फाइंड करो, तो क्या होगा? P0 प्लस रो जी h2 माइनस P0 प्लस रो जी h1। हे भगवान, P2 माइनस P1 इक्वल टू P0 प्लस रो जी h2 माइनस P0 माइनस रो जी h1। P0 शहीद, यानी P2 माइनस P1 इक्वल टू, रो कॉमन ले लो, ध्यान से देखो, रो कॉमन ले लो, जी कॉमन ले लो, आएगा h2 माइनस h1। वो क्या है? डेप्थ में डिफरेंस, यानी P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी h। h मतलब गैप, नीचे से ऊपर कितना गया, क्या ऊपर से नीचे कितना गया। तो P2 क्या होगा? तो वो होगा P1 प्लस रो जी h। जरा समझने की कोशिश करिएगा बहुत ध्यान से। यहां की प्रेशर जितनी भी हो बेटा, अगर आप डेप्थ में जाओगे तो एक पार्ट ऐड होगी रो जी एच, क्योंकि आपके ऊपर वाटर की कॉलम बढ़ गई है तो उसका प्रेशर आपके ऊपर इंक्रीज करेगा। आप बोलोगे और दूसरा क्या बताना चाहते हो? अगर आप नीचे से ऊपर गए तो प्रेशर घटेगा भी तो, क्यों? P1 फाइंड करने की कोशिश करो। P1 इक्वल टू
उधर भेजो, P2 माइनस रो जी एच। ये भी देखो, अगर आप नीचे से ऊपर गए हो तो उतनी ही अमाउंट की प्रेशर घटेगी। गौर से देखना, जैसे जैसे आप पानी की डेप्थ से ऊपर आते हो प्रेशर घटती है, नीचे जाते हो प्रेशर बढ़ती है। तो एमसीक्यूज में या फिर न्यूमेरिकल बेसिस पर इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों को रखोगे और एक चीज के साथ इसको कंबाइन कर दें तो आप मैजिकल न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, वो है यूनिट कन्वर्जन। प्लीज बी केयरफुल। वॉल्यूम और मास में, वॉल्यूम में आप लोगों से गलती होती है, मैं अभी उसी की गाइडेंस दूंगा। वॉल्यूम कैसे, 1 डेसीमीटर क्यूब, अगर मानो किसी इंसान ने 1 डेसीमीटर क्यूब के टर्म्स में वॉल्यूम दे दिया तो मीटर क्यूब करने में हालत खराब, लेकिन मास को ग्राम मिलीग्राम करने में कोई हालत नहीं खराब। तो कैसे इसको सही करेंगे बेटा? 1 तो नहीं देगा कभी, हमेशा 5 या 6 देगा। तो 2 डेसीमीटर क्यूब को अगर कन्वर्ट करने गया तो 2 को रहने दो, यहां लिखो 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर। 2 को छोड़ दो, मल्टीप्लाई अभी भी करोगे तो 2 ही आंसर आएगा, डीएम इंटू डीएम इंटू डीएम, डीएम क्यूब ही आएगा, बट 2 को छोड़ दो। अब डेसी को मीटर में कन्वर्ट करो, डेसी को किस में कन्वर्ट करो? मीटर में कन्वर्ट करो। तो मिली सेंटी डेसी, ओहो, डेसी को मीटर में, तो डेसी मीटर 10 का पावर -1 आ रहा है बेटा, 10 का पावर -1 इंटू 10 का पावर -1 मीटर इंटू 10 का पावर -1 मीटर। क्यों? 10 डेसीमीटर से 1 मीटर होता है, तो 1 डेसीमीटर 1/10 मीटर होगा। अब करेंगे 2 इंटू 10 का पावर -3 हो जाएगा ना, बेस सेम एक्सपोनेंट्स गेट एडेड, मीटर क्यूब, यानी 2/1000 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की कन्वर्जन इस तरह से करने पर ही आप खुद को बचा पाओगे गलतियों से। कुछ वॉल्यूम की चीजें याद रखो, क्योंकि डेंसिटी अलग अलग यूनिट में मिलती हैं, तो कौन सी चीजें ध्यान रखने की जरूरत है? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान देखना मैं बता रहा हूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर होती है 1 ml के। ये नॉन स्टैंडर्ड है वॉल्यूम का, लेकिन इसके बराबर होता है। फिर आपके दिमाग में आएगा और क्या जानना जरूरी है बेटा? और जानना यह जरूरी है कि 1000 सीसी और 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, और ये 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और यही इक्वल होता है किसके? 1000 ml के बराबर। गौर से, ये 2 चीजें। दूसरा, 1 मीटर क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है? वो होता है 1000 लीटर। तो 1 लीटर कितने के बराबर होगा? 10 का पावर -3 मीटर क्यूब, जो इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, जो इक्वल होता है 10 का पावर 2 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं, 10 का पावर 3 होगा बेटा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सारे बेसिक फंडामेंटल कन्वर्जन्स आपके दिमाग में आने चाहिए, क्योंकि आप डेंसिटी नहीं जानते, ग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर मीटर, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, जो भी आप एग्जाम देते हो उसके अकॉर्डिंग बदल सकता है। अब आप अप्लाई करने के लिए तो कहीं कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, बट मोस्टली केसेस में ऐसा यूनिट में ले जाना आपको आना चाहिए। तो ये कोरिलेशन पूरी बताई है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ ही आज हम फिनिश करेंगे किसको? हमारे पूरे चैप्टर को। तो आई होप आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में या फिर आप शेयर करें इसको एज मच एज यू कैन, और साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में एंगेजमेंट मेंटेन रखें, सो दैट वी कैन नो कि क्या इंप्रूव करना है और आगे किस तरह से इसको और भी अच्छा बनाए। कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट चैप्टर्स जो आपको रिक्वायर्ड है उसकी सजेशंस भी डाल सकते हैं, सो दैट वी कैन वर्क अपॉन इट। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, बाय।